शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें दिमाग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ख़ास तौर पे डोपामिन एक केमिकल होता है, उसकी ओवर डोमिनेंसी की वजह से ये बीमारी लाक हो जाती है। और ये 100 में से इसकी प्रेवलेंस 1% है, यानी कि हर 100 में से एक बंदे को ये हो सकती है। उसमें जो है हेलुसिनेशंस भी होती हैं, लोग दिखाई भी देते हैं, कानों में आवाज़ें भी आती हैं। ये शैतान है, इसको मार दो वरना ये इस घर को तबाह कर देगा। ये शैतान है, ये शैतान है। और ये दिमाग के केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये अर्जा लाक होता है। It looks scary. Okay? If you're talking to your loved one, you are asking something else, and he's talking about something spiritual or presence of something, and he's hearing voices. ये शैतान है, इसको मार दो वरना ये इस घर को तबाह कर देगा। जो खातून को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ, जिसमें उसे ये यकीन होने लगा कि ये बच्ची एक्चुअली जो है ये जिन्न है, भूत है, और ये आगे चल के दुनिया में बहुत ज़्यादा मसले करेगी। उसमें एग्रेशन है, ऑड बिहेवियर है। हाँ, अगर कोई कमांड आई हुई हो जिसके अंदर कोई इस तरह यानी ऑडिटरी हेलुसिनेशन आवाज आई कि तुम इसको मार दो। ये शैतान है, इसको मार दो। शिज़ोफ्रेनिया उन नफ्सियात के अमराज में से है जो कि शदीद नफ्सियाती अमराज कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम साइकियाट्रिक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो थॉट डिसऑर्डर कहलाता है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर को अगर मैं लेमैन में आम अफराद की ज़बान के इस्तेमाल के हिसाब से बताऊँ, फॉर्म यानी शक्ल, थॉट आपका सोचने का अमल, आपका ख़याल सोच, और डिसऑर्डर का मतलब कोई बिगाड़ पैदा हो जाए और फिर उसके साथ सिम्टम्स जुड़ते चले जाएं, वो शिज़ोफ्रेनिया का बुनियादी मसला होता है। शिज़ोफ्रेनिया में इंसान अपनी हकीकत और जो ख़यालों में एक तसव्वुराती दुनिया तख्लीक कर लेता है, उसका फ़र्क और उसके दरमियान की जो एक लकीर है ना, वो ब्लर होती चली जाती है। तो जो उमूमी तौर पे सिम्टम्स सामने आते हैं वो डिलूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, स्पीच में, आपके बोलचाल में बेरब्तगी, डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें थोड़ी बहुत डिप्रेशन हो सकती है। शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ हैं उनके ख़ानदान में भी अमूमन शिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री मिलती है, यानी कि ये जेनेटिकली वल्नरेबल एक बंदा जो हो, जिसके फादर मदर या ननियाल दुदियाल में किसी को मसला ऐसा हुआ हो, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
स्किज़ोफ्रेनिया की भी अगर हम कॉजेज़ की बात करें ना, तो वही हालात जो शायद किसी एक इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे, उस इंडिविजुअल के लिए डिसऑर्डर का बाइस बन सकते हैं, जिसके के जीनियाती कोड में इस चीज़ की पहले से प्रीडिस्पोजिशन हो, यानी मौरूसी अमल दखल इसमें मौजूद है। जेनेटिक्स का इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं हम इसे ऑफ डिजीज़। माँ बनना शुरू करती हैं, आपके जिस्म में तब्दीली आती है, आपके हार्मोन्स में तब्दीली आती है। उसके बाद जब आप बच्चे की विलादत हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसके बाद जब औरतों का पीरियड्स ख़त्म हो रहा होता है तब भी उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये 4-5 पोजीशंस औरतों की ज़िंदगी में उनको डबल वल्नरेबल करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, कि वो किसी भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस में जाएंगी। वो समझती है कि ईवल हो गया है या इसको डेवल है, मैं मार दूं, या उसका केयर नहीं करती है। स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो साइकोटिक डिसऑर्डर में एक दूसरा मसला भी होता है ख़वातीन में अमूमन, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, एक पोस्टपार्टम साइकोसिस भी होता है। हर 1000 में से जो है तकरीबन 3 ख़वातीन को पोस्टपार्टम साइकोसिस होने के चांसेस होते हैं, कि जिसमें उन्हें अपने बच्चे के बारे में यही फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि ये एक्चुअली जिन्न है, भूत है, और इवन वो अपने बच्चे को मर्डर कर देती हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलनेस है और लंबा अरसा तक चलता है। इसकी दवाइयाँ आ गई हैं और मरीज़ों को खिलानी पड़ती है। अगर वो नहीं खाते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस आ गए हैं, जो कि 3 हफ्ते 6 हफ्ते तक भी उसका असर रहता है। अगर एग्रेसिव है तो शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शंस भी लग सकते हैं, जिससे वो कंट्रोल हो जाए। और इसमें अब अगर हम इस तरफ आएँ कि हम कर क्या सकते हैं, हमारा रोल क्या हो सकता है एज फैमिली मेम्बर्स और एज डॉक्टर्स, क्या रोल हम अदा कर सकते हैं। अद्वियात हैं मौजूद, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स से प्रूवन और अच्छी सपोर्टिव एविडेंस के साथ मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड एविडेंस मौजूद है। अद्वियात हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 3-4 डेकेड्स डेवलप हुई हैं। एंटीसाइकोटिक्स हम उनको कहते हैं, और कुछ ख़ास किस्म के जो दिमाग के रिसेप्टर्स हैं उन पे वो काम करती हैं। अब अगर किसी को यकीन है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो क्यों मेरे हाथ से दवा लेगा? वो किस बेसिस पे मुझ पे बिलीव करेगा और कहेगा कि हाँ ठीक है मैं दवा लेता हूँ और बेहतर हो जाऊँ? उसके नज़दीक तो उसे कोई बीमारी नहीं है। इंसाइट का ना होना कहलाता है ये। इंसाइट यानी इदराक नहीं है उसे अपनी बीमारी के बारे में। ये नहीं खाता है तो फिर वो पटड़ी से उतर जाता है, मीन्स एग्रेसिव, वायलेंट, या ये अलामतें हो सकती हैं। लेकिन जब वो इस तरह की स्टेट में आती है जिसके अंदर वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर, साइकोसिस में गई होती है कि रियलिटी कॉन्टेक्ट उसका ख़राब हो गया होता है। आयरॉनिकली, अनफॉर्चुनेटली, जो डिपिक्शन रही है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की या ECT की, वो बहुत मज़े का खेज़ भी रही है, बहुत थ्रिलिंग भी रही है, और मूवीज़ में और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स में इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है वो ऐसा है कि हाँ जी बस बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं। बैंड लगाया दिमाग पे और उसके बाद झटके लग रहे हैं। तो थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया ये तरीका इलाज। एक ऐसा तरीका इलाज कंट्रोवर्सी का और स्टिग्मा का और स्कैंडल का शिकार हो गया जो कि 80% तक इफ़ेक्टिव है। तो ECT में फ़ोन की तारों में जो करंट दौड़ता है उतनी मामूली नौइयत का करंट है, जो कि आपके हड्डी, जो कि एक इंसुलेटर है, पहले उससे गुजरता है। तो नम डाउन तो वैसे ही हो गया वो करंट, ठीक है। फिर जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर से मुराद मेरी है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, एनेस्थेटिस्ट मौजूद होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है। वो जो डार्क कमरे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, जिसमें सेंटर में एक बल्ब जल रहा होता है और एक बिस्तर पे लेके और एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हुआ हुआ बैंड लगाया जाता है, ECT का ऐसा कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। मामूली वोल्टेज पास आउट किया जाता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 6 सेकेंड्स, मैक्सिमम 4 to 6 सेकेंड्स, और उसके बाद जो कन्वल्जन, जिन्हें हम झटके कहते हैं, वो इंड्यूस किए जाते हैं। उसका काम करने का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि वो जो केमिकल इम्बैलेंस है, जैसे रीसेट बटन दबाते हैं आप, ECT वो काम करती है। नफ्सियात की बीमारियां मैनेजेबल होती हैं, ये जिस वजह से लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि क्योरेबल है,
जिस तरह अगर आपको डायरिया हो गया या आपको कोई और फिजिकल इलनेस हो गई तो उसमें हम कहते हैं ना रिकवर हो गया अब आप घर जाएं। साइकेट्रिक इलनेस में इस तरह नहीं है, इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर यू हैव टू स्टे इन टच विद योर डॉक्टर एंड समटाइम्स योर साइकोलॉजिस्ट विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फॉलोअप्स होते हैं, उसमें ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में आपको उनकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। मरीज़ को एक सर्टेन हद तक स्टेबलाइज करने के बाद हम साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना शुरू करते हैं। साइकोलॉजिस्ट न सिर्फ मरीज़ पे काम करता है बल्कि फ़ैमिली के लिए भी उन्हें भी उनका रोल एक्सप्लेन करने में हमारे पास बहुत हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। फैमिली का इसमें जहाँ तक सवाल है फैमिली के रोल का, वो ये है कि एज अ फैमिली मेम्बर जो अभी तक रिसर्च ने हमें बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज में मरीज़ जब एक मरतबा अपनी मर्ज़ के दौरानिए के बाद रिमिशन में जाता है ना, रिमिशन से मुराद अलामात का ना होना या रिस्पॉन्स आया ट्रीटमेंट के बाद, और हम जब मरीज़ को घर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ दोबारा रीइनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो जज्बात का जो हमारा एक्सप्रेशन का एक नॉर्मल तरीका है उसमें ये चीज़ बहुत आम है कि हम फ़ौरन से हाँ अब तुम घर आ गए, अच्छा अब तुम ये नहीं करना, अब तुम उठने की कोशिश, अरे हम प्रोवाइड करते हैं तुम्हें। मुस्तकिल हम कोशिश करते हैं कि उसको संभाल लें, अपने हाथों में ले लें, छाला बना लें, हाथों का संभाल के रखें। वो जो हमारे हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो रिलैप्स का बाइस बन सकते हैं। तो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैदर काजी साहब, इंतकाल कर गए, अच्छे आदमी थे। तो मुझे उसने राउंड कराया, उसने कहा चलो तुम्हें दिखाते हैं। तो एक बैरक में हम गए, डेंजरस पेशेंट होते थे, बैरक कहते थे। मुझे दिखाया कि यार देखो ये इसको हमने क्लियर किया, एक पेशेंट चल रहा था, इसको हमने कहा कि ये सही हो गया, ये गया और जाकर अपनी सास को मर्डर कर दिया इसने। पुलिस उसको दोबारा लेकर आई है, वो शिज़ोफ्रेनिक था। हमारे डिपार्टमेंट में एक पुलिस कस्टडी में एक खातून को लाया गया, तो इंचार्ज ऑफ मर्डरिंग हर 4 years old daughter, अपनी 4 साल की बच्ची का उसने मर्डर कर दिया था। उसे जो है वो उस बच्ची में जिन भूत नज़र आता था जो कि उसे विजुअल हालुसिनेशन हो रही थी। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर पे उसके जो है हस्बैंड और दोनों बैठे हुए थे, उसके हस्बैंड को फ़ोन आ गया, तो उसने इसको कहा कि बच्ची का ख्याल रखना, मैं जो है आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो गया तो उसकी वो हालुसिनेशन, डिल्यूजन्स वो ज़्यादा फ्लेयर अप हो गए, वो आवाज़ें आने लगीं कि अब मौका है, बच्ची को मार दो। 1/3 मरीज़ ऐसे होते हैं जो दवा लेते रहें और तबीयत में बेहतरी रहती है। अनफॉर्चुनेटली 1/3 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस, यानी कि जो कुदरती एक रुझान है इस बीमारी का, वो ये है कि वो दवा इस्तेमाल करते भी रहें तब भी एक डाउनवर्ड स्लोप का शिकार रहते हैं, तबीयत में बतदरीज बिगाड़ आता रहता है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इंसानी रवैये जब ज़ेर बहस आते हैं तो जाहिर है कि उसमें इल्म के लिहाज से भी और अमल के लिहाज से भी बड़ी बसीरत होती है। कुरान मजीद में उन रवैयों को समझने और देखने के लिए बहुत से मकामात हैं। अगर उनको आप अच्छे तरीके से समझ लें तो बाकी इंसानी ज़िंदगी के मुताले में वो आपके मददगार हो जाते हैं। तो इसको जितना होलिस्टिक वे में लेके चला जाए उतनी आसानी हो जाती है, और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए ये भी बहुत बेहतर होता है हमारे हिसाब से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग हैं जिनके आमाल फरिश्ते लिखते नहीं हैं। उनमें से एक वो है जिसको जहनी बीमारी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, उनका साथ दिया, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उनकी वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं 1 साल तक, मुस्कुराए नहीं। मेजॉरिटी पेशेंट्स की उस 2/3 में आती है जो दवा इस्तेमाल करते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं दोबारा। इस तरह के केसेस में जहां हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ साथ जो है जो बच्चे का माँ के साथ जो एक बॉन्डिंग होना भी ज़रूरी है। तो बच्चे को हम बिल्कुल अलग तो नहीं करते माँ से, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है तो साइकोलॉजिकली बच्चे को माँ के साथ टच का एहसास होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक क्लोज सुपरविज़न में हम बच्चे को जो है माँ के साथ रखते हैं। दवाएं भी दी जाती हैं, साइकोथेरेपी भी होती है, फैमिली साइको एजुकेशन भी होती है, प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है, तो फिर जाके ये ठीक होता है।
PTSD एक्चुअली कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा से मुराद ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई ऐसा ओवरवेलमिंग स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए जिससे उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुरे असरात पड़े, तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। कोई स्ट्रेस है और उसके रिस्पॉन्स में या उसके रिलेशन में कोई डिसऑर्डरली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जब वियतनाम की वॉर ख़त्म हुई थी तो जो सोल्जर घर वापस गए थे तो उनमें ये अलामतें नज़र आई थी। मसलन वो जो जंग में उन्होंने जो चीज़ें विटनेस की थी उसके बाद उनको नींद नहीं आती थी, वो चीज़ें याद आती थी, फ्लैशेस होते थे, मूड भी ऊपर नीचे होता था, घबराहट भी होती थी। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम पर उन्होंने ये नई चीज़ डिस्कवरी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हादसा जिसने आपको हिला के रख दिया, आपकी एग्जिस्टेंस को हिला के रख दिया, हो सकता है वो जो भी एपिसोड है वो दूसरे बंदे के लिए उतनी ट्रॉमेटिक ना हो, आप सुन रही हैं मगर आपके लिए उस चीज़ की इतनी अहमियत ना हो, लेकिन उसकी पर्सनल स्पेस ने उसको हिला दिया है और उसकी ज़हनी सेहत को अफेक्ट कर दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें धकेलती हैं टू हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि एक बंदे की आंखों के सामने किसी का आप एक्सीडेंट हुआ, हालांकि वो उसका कोई घर का बंदा नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसने वो वाक़या अपनी आंखों से देखा जो कि बड़ा ही ख़तरनाक वाक़या था। तो अगर उसकी तबीयत सेंसिटिव नेचर का बंदा है, एंग्जाइटी प्रोन है, तो उसे PTSD होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये स्ट्रेस वाली एक कैफियत है जिसमें उसे इज़्तिराब की कैफियत होती है, एंग्जाइटी, बेचैनी, वही ख्यालात, और वो उमूमन उन जगहों से जाने से कुतराते हैं जहाँ पे वो वाक़या हुआ हो। उस जगह पे जाने से उन्हें वही वाक़यात दोबारा रीइमर्ज होना शुरू हो जाते हैं उनके जहन में। स्ट्रेस ही से रिलेटेड और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। यानी अगर हम मरहलावार चलना शुरू करें ना तो सिर्फ अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन आता है, शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेसर आया, फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ख़वातीन में रेप का केस हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक इसका सिम्टम होता है। ये वॉर के बाद हो सकती है, ज़लज़ला आए या सैलाब आए, ख्वाब में भी उनको वो ख्वाब भी आते हैं, जो ये जो चीज़ें, नींद भी मुतासर होती है। बार बार फ्लैशबैक्स होते हैं उसी इवेंट के जो कि इतने फ्राइटनिंग होते हैं और मरीज़ के लिए इतने तकलीफ दे होते हैं कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। उसकी वजह से उनकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। ना सिर्फ ये कि बल्कि उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड सोचें, उन्हीं से रिलेटेड वो कोई और चीज़ ज़िंदगी में काम करने के काबिल ही नहीं रहते। और ये इतना सिवियर इम्पैक्ट है किसी भी ट्रॉमा का एक ज़िंदगी के ऊपर कि वो पूरी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। PTSD का ड्यूरेशन अगर प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाए और 6 महीने से ज़्यादा का अरसा इन तमाम कैफियत और अलामात को एक्सपीरियंस करते हुए गुजरना शुरू हो जाए या गुजर जाए, खुदा न खास्ता अनट्रीटेड अगर रहे, तो एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स PTSD। फिर ये तमाम चीज़ें, इसको पहले कहा जाता था एंड्योरिंग पर्सनालिटी चेंजेस ड्यू टू ट्रॉमा। इसका मतलब यही होता है कि इतने अरसे तक आप एक चीज़ को सहते रहें, एंड्योर करते रहें कि वो आपकी शख्सियत में तब्दीली लेकर आना शुरू हो जाती है। फिर कॉम्प्लेक्स PTSD का नाम इसे इसीलिए दिया गया कि ये तो एक कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी अलामात का मैंने आपको जिक्र किया। जब 6 मंथ से ज़्यादा का अरसा इनको गुजर जाता है तो इनकी शिद्दत में डिफरेंस आना शुरू होता है। बहुत कॉमनली हमने इसका जिक्र फिल्मों में, ड्रामों में सुना होता है, एक टिपिकल तरह के मरीज़ों को हमने देखा भी होता है। लेकिन ट्रॉमा को यहाँ डिफ़ाइन करना आई थिंक ज़रूरी है। क्या है ट्रॉमा? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? हाईवे पे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट ट्रॉमेटिक है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपका ICU का 1 हफ़्ते का हॉस्पिटल का स्टे वो भी उतना ही ट्रॉमेटिक है। उसके बाद भी PTSD के सिम्टम्स हो सकते हैं। 2005 में हमारे मुल्क ने एक बहुत शदीद ज़लज़ला एक्सपीरियंस किया था। जिन लोगों ने उन मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में उस ज़लज़ले को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस अपनी जगह। जिन लोगों ने ख़बरें सुनी हैं, उन लोगों तक ने उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस किया है और अलामात सुनी हैं। दैट इज़ ट्रॉमेटिक फॉर देम। ये ट्रॉमा हो सकता है।
और उसके बाद PTSD के सिम्टम्स आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं या उस मोमेंट पे आप कितने स्ट्रॉन्ग थे। हम भी तो वेरी करते रहते हैं ना, कभी कभी बड़े हम स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं, कभी हम वीक हो जाते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द मोमेंट। इंसानी ज़िंदगी किसी ख़ास शोबे में ख़ास तरीके से काम नहीं करती, उसका अपना एक फितरी रास्ता है। मैं दुनिया में शऊर की आँख खोलता हूँ, मुझे मसाइल पेश आते हैं, मेरे कुछ मसाइल ख़ानदानी होते हैं, कुछ घरेलू होते हैं, कुछ मसाइल का ताल्लुक़ माश की जद्दोजहद से है, कुछ चीज़ें जज्बाती पहलुओं से मुझ पर असरअंदाज होती हैं। इन सब मराहिल से दुनिया का हर शख्स गुज़रता है। PTSD में जो है ख़वातीन के अमूमन चांसेस ज़्यादा होते हैं PTSD होने में एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन इसमें मेल हजरात भी कोई स्पेयर नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जो फोर्सेस में काम करते हैं या ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं PTSD के, क्योंकि उनके ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसमें उनको इस तरह के वाक़यात को देखना पड़ सकता है या फेस करना पड़ सकता है। आई विल स्टार्ट डिज़ाइनिंग माई डेली एक्टिविटीज़ इन सच अ वे कि मुझे उस रास्ते से गुजरना ही ना पड़े जिस रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ था या जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिटेड थी और उसके ICU का ट्रॉमा मेरे जहन में है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी कि मुझे दोबारा डॉक्टर को विज़िट ना करना पड़े। अवॉइडेंस बिहेवियर में आ जाना एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है PTSD का। मेडिसिन के साथ साथ उनको काउंसल भी किया जाता है, उनकी साइकोथेरापी, उनके घर वालों को भी इसमें पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है कि उनके मसलों को सुने, उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। इसमें बहुत अहम है इस बात को समझना कि एक चीज़ होती है कॉज, एक चीज़ होती है रिस्क फैक्टर। जितने भी इस तरह के पेचीदा अमराज हैं ना, चाहे वो नफ्सियात के हों या फिर और मेडिसिनल साइंस से रिलेटेड, उनमें कॉजेज़ नहीं हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्री डिस्पोज कर देती हैं, आपको एक ऐसी पोजीशन में बिठा देती हैं कि डिसऑर्डर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कॉज फिर भी नहीं है वो। कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि क्यों हो जाता है जी ये मर्ज़, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरते हैं, हर कोई नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार नहीं होता। जैसे मैं बार बार अपने हम डिस्कशन में हमारे टीचर्स भी इस चीज़ को इनकरेज करते हैं और अब हम भी कोशिश करते हैं कि हम जब बात करें तो बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में एम्फसाइज़ करके बात करें कि नॉर्मल का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफ़ि वल जु'i नक़्सिम मिनल अम्वाल व बश्शिर साबिरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये कह दिया कि हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, माल की कमी से, मौत के खौफ से। तो ज़िंदगी का ये पार्ट एंड पार्सल है। हम दीन से पहले अपनी ज़िंदगी में ये सोच रखते थे कि शायद हमारी ज़िंदगी उन्हीं जो अक्सरियत की तरह है कि हमारी ज़िंदगी में शायद माल आ जाए, शायद शोहरत आ जाए या दुनियावी कुछ ऐसी चीज़ हासिल हो जाए तो हमारी ज़िंदगी असल में उस मकसद को पूरा करेगी। लेकिन ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ात आती हैं, और हर इंसान इस चीज़ से गुज़रता है, हम भी गुज़रे, एक छोटी सी एज में गुज़रे, तो हमारे सवालात इसीलिए पैदा हुआ है। जैसे हम हमेशा ये बात पे गौर नहीं करते कि ज़िंदगी में गम की बड़ी अहमियत है। आपसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में मसला हो रहा है, हाँ, जो आप फेस कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को समझने में मुश्किल का शिकार हैं, हाँ बिल्कुल, इमोशन डिसरेगुलेशन कहा जाता है इसे, उसका आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन आप डिसऑर्डर का खुदा न करे शिकार नहीं हैं, और ना हम चाहेंगे कि हम लेबलिंग की तरफ फौरी तौर पे आएँ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना लेबल करना गलती होगी और हम उस गलती पर होंगे, लेकिन उस नहज पर नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओनली डीलिंग विद इमोशन डिसरेगुलेशन। वी नीड टू अगेन एंड अगेन टॉक अबाउट दिस मोर ऑफन। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ब्रेक लेने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए ब्रेक ले रही हूँ, डिप्रेस ना हो जाऊँ इसलिए ब्रेक ले रही हूँ। एक तो ये चीज़ है कि कोई मुसीबत आई और तकलीफ़ आई और खुदा याद आ गया, इस तरह के लोग तो ज़्यादातर शिकवा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सच्चा ईमान है और आदमी का सच्चा ताल्लुक़ है अपने परवरदिगार के साथ, तो ये ताल्लुक़ इतनी बड़ी कुव्वत बन जाता है, नाजुक से नाजुक हालात में ये एक सहारा होता है। इसी को शायद इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह उस-समद, अल्लाह ही पनाह की चट्टान है। तो अगर बंदा मोमिन के लिए ईमान और तवक्कुल के साथ अल्लाह ही पनाह की चट्टान बना रहे, तो फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। फैमिलीज़ को चाहिए कि ऐसे उस पर कोशिश करें कि पहले तो माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं अगर आपको वो सिग्निफिकेंट लग रहा है।
छोटी मोटी चीज़ें जो हल्का फुल्का स्ट्रेस होता है, देखिए मैनेजेबल हो जाता है। कुछ लोग जल्दी उसमें से निकल आते हैं, कुछ देर से। अक्सर लोग लाइटली लेते हैं, मजाक भी उड़ा देते हैं कि एक्टिंग कर रहे हो, और बाज़ औक़ात मरीज़ बड़ा दिल पे ले लेता है। उसकी साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। देयर आर मॉडर्न टेक्निक्स, अब बहुत ज़्यादा ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं जो कि इसके इलाज के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है EMDR का। EMDR में हम एक ख़ास किस्म की थेरेपी कर रहे होते हैं जिसमें हम आई मूवमेंट के ज़रिए डिस्ट्रैक्शन करते हैं और ग्रेडेडली उसी ट्रॉमा को रिलीव करने के लिए इनकरेज करते हैं। EMDR के पहले स्टेजेस में हम जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कि PTSD से गुजर रहा है अलामात से, उसे एक सेफ़ स्पेस इमेजिन करना बताते हैं और उसको जहनी तौर पे एक किला या अपने लिए एक सिक्योरिटी का एक शील्ड बनाने के लिए तरगीब देते हैं, उसे सिखाते हैं कि ये आप कर सकते हैं। जब वो सेफ़ स्पेस बनाने में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसको उस ट्रॉमा से एक्सपीरियंस करने पे इनकरेज करते हैं। और फिर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अपनी सोच को बदलने का तरीका और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। जब ये इस तरह के अनवांटेड थॉट्स आएंगे तो आपने कैसे चीज़ों को और किस तरह से आपने अमल करना है। इट कैन बी मैनेज बाय द डॉक्टर, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। OCD जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये न्यूरोसिस का हिस्सा है। न्यूरोसिस का मतलब होता है जिसमें एंग्जाइटी आती है, जिसमें डिप्रेशन आता है। कुछ खवातीन होती हैं जिन्हें लगता है कि भाई गैस का चूल्हा बंद किया है, नहीं किया, तो बार बार वो गैस का चूल्हा चेक करेंगी। इस तरह की सोच आती है और बार बार आती है, जिसकी वजह से फिर एक्शन बार बार वही हम रिपीट करते हैं। ये मैट सही नहीं पड़ा हुआ, मेरा OCD ट्रिगर हो रहा है, अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दो भाई प्लीज़, मुझे OCD ट्रिगर हो रहा है। इस तरह के बहुत से मराहिल उनकी ज़िंदगी में आते हैं कि जिनमें उनको एक कदम उठाना होता है, लेकिन फिर अपनी तबीयत की हसासियत की वजह से वो सोचते रह जाते हैं और कदम नहीं उठाते। एक एंग्जाइटी की किस्म है जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि उस बंदे को एक अटैक की सूरत पड़ती है, दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती है, हाथ कांपने आते हैं, पसीने आना, और उस बंदे को ये लगता है कि ही इज गोइंग टू बी क्रेजी। ऐसी कैफियत के जिसे लगे कि बस मेरा दिल अब रुकने वाला है या अटैक वाली सूरत होने वाली है। और उमूमन इस कंडीशन में जो है मरीज इमरजेंसी की तरफ भागते हैं या घर वाले उन्हें लेके इमरजेंसी की तरफ भागते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से मुराद ये है कि ऑब्सेशन कहते हैं कि इरेशनल थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सेस कमिंग इन माइंड डिस्पाइट रेजिस्टेंस। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उस शख्स के लिए जो उसका शिकार हुआ होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ कोर्स इसमें भी होती है, लेकिन इसमें भी एनवायरनमेंट और लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें ये होता है कि इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है, कोई बात जहन में आ जाती है, निकलती नहीं है। आमतौर पे जब हम सब इंसान सफाई सुथराई का ध्यान रखते हैं तो उसके बाद हमें एक इत्मीनान हो जाता है कि मैंने अपनी जगह क्लीन कर ली है। लेकिन इस बीमारी के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और आपको हर बार यही लगता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें वो ठीक नहीं होगी। मैं एजिटेटेड हूँ, मैं जानता हूँ ये सेंसलेस बात है, रेपिटेटिव है, इंट्रूसिव है, सेंसलेस है, इरेशनल है और मेरे अपने दिमाग का प्रोडक्ट है। मैं जानता हूँ ये बात कोई और नहीं सिखा रहा मुझे, मैं जानता हूँ ये मेरा अपना दिमाग सोच रहा है। सोचे मेरी बेचैनी का आलम। अब वो सोच कई दफ़ा उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होती है, जो उसके हालात होते हैं उन्हीं के मुताबिक सोचें होती हैं। कई दफ़ा वो बिल्कुल रैंडम सोच होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मगर पेशेंट हेल्पलेस होता है उस सोच को ओवरकम करने के लिए। हम उस थॉट को जो मेरे लिए डिस्ट्रेस का बायस है दूर करने के लिए, अनडू करने के लिए, जो डिफेंस मैकेनिज्म, अगर हम साइको एनालिसिस में जाएं तो हमारे अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट का कुछ तरीके हैं, कुछ डिफेंसेस हैं जो नेचुरली होते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। हम जानते बूझते नहीं करते, वो हमारा लाशऊर हमसे करवाता है। तो हम कुछ कंपल्जन्स लेके आते हैं, फिर हम एक रूटीन बना लेते हैं कि अच्छा मैंने काउंट करके इतनी मरतबा चेकिंग करनी है तो फिर मुझे डिस्ट्रेस नहीं होगा, वो थॉट्स परेशान नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे फजूल ख्यालात, वसवसे, सोचें दिमाग में आए जिनको वो इंसान हटाने की भी कोशिश करे लेकिन वो उसके जहन से न निकले,
तो अमूमन जो है OCD में लोगों को मुख्तलिफ तरह के वसवसे आते हैं, इसे वसवसों की बीमारी कहते हैं। There are variety of thoughts, but the most prominent ones are the cleanliness. कुछ लोगों को जो है ये होता है कि उनके हाथ साफ नहीं है, बार बार हाथ साफ करते रहेंगे, या थोड़ी जगह पे किसी जगह पे भी टच किया तो वो कहेंगे कि हाथ साफ नहीं है, दोबारा बार बार धोते रहेंगे, तसल्ली नहीं होगी। इसी तरह ये सोचों की रेंज वेरिएट करती है बहुत। किसी को पाकी नापाकी से रिलेटेड बहुत सोचें होती हैं, वो पूरा दिन नहाने धोने वज़ू करने में लगा देते हैं क्योंकि उनको वो सोचें बहुत डिस्टर्ब कर रही होती हैं। एक खातून को लेके आए हमारे वार्ड में, उनको खब्त था कि उनके जिस्म पे जरासीम चिमट गए, वो बार बार साबुन से अपने हाथ धोती थी, तो उनकी स्किन की हालत ये हो गई थी कि उनकी हाथ की सारी स्किन उन्होंने धो के सर्फ से और साबुन से हाथ धो के उन्होंने अपनी सारी स्किन उड़ा दी थी और नीचे टेंडन नज़र आ रहे थे। वो जानते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, वो जानते हैं कि यहाँ से स्किन ख़राब हो रही है और अफेक्ट हो रही है, लेकिन वो अपने इस हाथ धोने की कैफियत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एट अ पॉइंट वो इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि जो हमारे वही जिन केमिकल चेंजेस की मैं आपसे जिक्र कर रही थी, उनमें से एक केमिकल सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन का काम होता है हमारी इन सारी चीज़ों को, हमारे मिजाज को बेहतर रखना और हमारे इन एंग्जाइटी सिम्टम्स पे काम करना। उसकी मकदार हमारे पास अनयूजुअली कम हो रही है और उसकी कमी की वजह से हम वो कंट्रोल अपने इन तमाम चीज़ों पर से खोते चले जा रहे हैं। एट टाइम्स पेशेंट एक्सेसिवली रिलीजियस होना शुरू हो जाता है एज अ कॉम्पनसेशन। अब जब तक मैं इतनी तस्बीहात मुकम्मल नहीं कर लेता, ये सॉर्ट का तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने सोचा कैसे ही, और अब वो एक्सेसिवली तस्बीह पढ़ रहा है, तस्बीह के दाने गिरा रहा है, या एक्सेसिवली नमाजें पढ़ रहा है, तो देखने में बज़ाहिर जो कैफियत नज़र आ रही है वो एक्सेसिव रिलीजियस इंक्लिनेशन नज़र आ रही है, जो कि बहुत और मिस इंटरप्रिटेशंस का शिकार हो सकता है। उसके जहन में अगर कोई ऐसी बात आ जाए जो हमारे माशरे में सूटेबल नहीं है और वो बार बार आए उसके दिमाग में, और वो मिसाल के तौर पर किसी के पास चला जाए और जाकर एक्सप्रेस करे, यार मेरे जहन में ये बात आ रही है, और वो भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हो, तो हो सकता है कि उसकी जान चली जाए। घर में चाहते हैं कि एवरीथिंग परफेक्टली हो और कोई उसमें गड़बड़ नहीं हो। ये हर आदमी में होता है, ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी आपकी होगी, पर ये चीज़ जब उसको और उस माशरे को मुतासर करे तो फिर दैट इज़ इलनेस। हमारे नफ्सियात के उस्ताद थे डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, वो एक ज़माने में मालना के असीर हो गए थे, और उसकी वजह यही थी कि वो ये देखते थे कि इंसानी नफ्सियात की तहलील में उनकी बाज़ तहरीरें या उनकी बाज़ गुफ्तगुएँ कैसा गैर मामूली किरदार अदा करती हैं। और भी बाज़ खानकाहों के अहवाल अगर आप पढ़ें तो उसमें ये अंदाज़ा होता है कि वो लोग जो शेख खानकाह हैं या वहाँ बैठे हुए हैं, लोग उनके पास आते हैं, उनसे जब वो मामला करते हैं तो उसमें इंसानी नफ्सियात के क्या क्या बारीक पहलू उनके सामने रहते हैं। इसी तरह से घर से निकलते वक्त अगर मैंने घर के दरवाजे को 18 या 16 दफ़ा चेक नहीं किया है तो मैं अब घर से एग्ज़िट नहीं कर सकता। दो पार्ट्स हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स। जो ऑब्सेशंस हैं वो रेपिटेटिव, बार बार आने वाले ख्याल हैं, और इंट्रूसिव ख्याल हैं। इंट्रूसिव से मुराद आप कोई काम दिन का कर नहीं सकते क्योंकि वो ख्याल बीच में फुदक के आएगा। कुछ लोगों को होता है कि शायद दरवाजे कुंडी सही बंद नहीं की, तो उठ के चेक करेंगे कि दरवाज़ा सही बंद किया है या नहीं किया। कोई तुक नहीं बनती कि मैं बार बार ये सोचूं कि सुबह 9 बजे मैंने घर से निकलते हुए चूल्हा बंद किया है कि नहीं, लेकिन मैं अपने दिन में बैठ के अपने कंप्यूटर पे टाइप नहीं कर सकता। मैं मफलूज हूँ क्योंकि मुझे ख्याल आ रहा है कि शायद चूल्हा खुला छोड़ के आया हूँ, और मैंने उसे 15 मरतबा चेक करके आया नहीं हूँ, तो क्योंकि 14 दफ़ा किया और 15वीं दफ़ा रह गया है तो मैं अब फंक्शन नहीं कर पाऊँगा, और ये ख्याल मेरे जहन से नहीं जाएगा। इट इज़ लाइक अ रिपीटेड कैसेट टेप जो कि प्ले होता रहेगा। तो उस पूरे दिन की एक्टिविटी वो एक तो फिज़िकली बहुत टायर्ड होता है, बिकॉज़ ये सोचे मुस्तकिल सोचना जहन के बस की बात नहीं है। तो ये कंटिन्यूस जो सोचें आती हैं वो उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, उसकी जो नॉर्मल रूटीन या फंक्शनिंग या जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर पाते। नंबर 2, जो उस सारे काम को करने के लिए एफ़र्ट उसको करनी पड़ी है, बार बार जाके चूल्हा चेक करना और वो करना, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपकी एंग्जाइटी फिर भी नहीं कम हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को जस्ट ख्यालात आते हैं, या एक तरह के ख्याल आए कि भाई ये ज़मीन कैसे बनी, पहले आसमान बना या पहले ज़मीन बनी। इस तरह की सोच में जो है ना वो सारा दिन सोचते रहते हैं और उनके काम काज डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लोगों को जो है ऑब्सेशनल इमेजेस आते हैं जिनको वो हटाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन हटा नहीं पाते।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए, उसकी भी कॉजेज़ में अगर हम जाएं तो कॉजेज़ पिन पॉइंट करना मुश्किल है, रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। रिस्क फैक्टर्स में अगर आपका ब्रॉटअप रहा है इस तरह का एक्सेसिव स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का, जो साइको एनालिटिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, उन स्टेजेस में जो बहुत एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रहती है, उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स के आउटकम में हम इस तरह के डिसऑर्डर्स देख सकते हैं। एक शख्स है, ओपीडी का एक पेशेंट है, हम बैठे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि वो दरवाजे से आए और बैठे और अपना हाल कहे हमसे ताकि हम उससे बात कर सकें। वो शख्स दाखिल हो रहा है, एक स्टेप उठाया है, उसके बाद रुक गया, उसके बाद दूसरा स्टेप उठाया है, फिर एक स्टेप पीछे ले लिया। अब आप सोच में पड़े हुए हैं कि यार मैं घड़ी को भी देख रहे हैं बार बार, अब आप सोच रहे हैं कि यार ये आए बैठे मैं बात करना शुरू करूं, कॉन्वर्जेशन भी नहीं हो सकती इस तरह। तो जो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनना शुरू होती है, मैं सोच रहा हूँ कहीं इसके बिहेवियर की डिसऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मसला चल रहा है, ये ऑब्सेशनल स्लोनेस है। एंग्जाइटी जो है वो एक इस्तराब की कैफियत है, बेचैनी की कैफियत है। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हम सब में होती है। अगर हम में एंग्जाइटी ना हो तो हम ज़िंदगी में शायद कुछ कर ही ना सके, अपनी चीज़ें के लिए कोशिश ही ना करें, अपनी चीज़ें वो हासिल ही ना कर सकें ज़िंदगी में। सारा दिन उनका चीज़ों को तरतीब में रखने में इतना गुजरता है कि उनके ज़िंदगी के और काम काज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक ओसीडी की किस्म है कि बहुत ज़्यादा वसवसे सोचें, फजूल, हालांकि वो समझते हैं कि ये फजूल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उनकी तसल्ली नहीं होती उन चीज़ों को करने के बाद भी। अगर आप माशी तौर पे तंगी का शिकार हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं आगे बढ़ने की, कोई स्टूडेंट है तो वो अगर पढ़ाई में एकेडेमिया में स्ट्रगल कर रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको रोकती हैं और उन लोगों में इस तरह की बीमारियां स्ट्रेस रिलेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंग्जाइटी तो हर आदमी को होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, सब आदमियों को होती है, सब औरतों को होती है। ख़तरनाक नहीं होती है, इट्स नॉट अ वेरी सीरियस थिंग, इट कैन बी ट्रीटेड ईजीली। मेडिसिन्स हैं और साइकोथेरापी की अगर ज़रूरत है तो साइकोथेरापी भी हो सकती है। एंग्जाइटी वाले सिम्टम्स बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ में भी आते हैं, जैसे कि गले का गदूद, थायराइड का किसी को मसला है तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म में भी बेचैनी, इस्तराब वाली कैफियत होती है। या एक बंदे की शुगर लेवल जो है अगर वो लो साइड पे जा रहा है तो उससे भी ठंडे ठंडे पसीने आते हैं। तो पहले साइकेट्रिक प्रॉब्लम या नफ्सियाती मसला डायग्नोज करने से पहले मेडिकल इश्यूज़ को भी जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि कहीं इसको कोई मेडिकल मसला तो नहीं है। Psychotherapy is a very effective tool for the treatment of all the psychiatric illnesses, including bipolar disorder and obsessive compulsive disorder. There are certain therapies like cognitive behavior therapy है, insight therapy है, स्कीमास थेरेपीज़ हैं, जिसमें मरीज़ को सेंसिटाइज़ किया जाता है, उसको अपने थॉट्स को रोकने का तरीका बताया जाता है और इन थॉट्स को जब थॉट्स आएंगे तो उसके बाद उस रिचुअल को करने से रोकने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उन डिसऑर्डर्स में से जो थोड़े से ज़िद्दी हैं, टाइम लेते हैं। हर मरीज़ एक डिफरेंट टेम्पलेट होता है। आप उन अलामात को अगर फ़ायज़ा में ढूंढेंगे तो बहुत मुख्तलिफ नौइयत का ढूंढेंगे, अगर किसी और इंसान में ढूंढेंगे तो बहुत मुख्तलिफ नौइयत का पाएंगे और बहुत मुख्तलिफ नौइयत से एड्रेस करेंगे। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अगर डिसऑर्डर में को भी हम लें तो पाकिस्तान की तकरीबन 30 से 33% आबादी एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है। उमूमी तौर पे कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए इलाज होगा जी, बातचीत का इलाज होगा। तो लोग ये कहते हैं कि बातचीत तो क्या मैं घर पे बैठ के ना कर लूँ बातचीत अपनी अम्मा से। देयर आर सर्टन टेक्निक्स, देयर आर सर्टन मेथड्स दैट नीड टू बी अप्लाइड। ब्रिटिश नाम जो है वो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, ये अमेरिकन इसको बाइपोलर कहते हैं। आजकल बाइपोलर ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दूसरा पोल इसका ये है कि जहाँ पे मरीज़ बहुत हायर साइड पे चला जाता है और वो ही डिप्रेशन के सिम्टम्स उसके बढ़कर मैनिया या हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मिजाज की बीमारी है कि इसमें मिजाज के अंदर उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ के, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी बहुत स्टेबिलिटी से गुजारने में दुश्वारी महसूस करता है।
कि अगर आप अपनी नींद का साइकिल आपका डिस्टर्ब होने लगे, अगर आपको अनयूजुअल गुस्सा आने लगे, अगर आप नशा वगैरह कोई भी अद्वियात अगर इस्तेमाल करते हो, तो उन लोगों में ये एपिसोड ज़रा जल्दी आती हैं और अग्रेसिव आती हैं। पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा, मिजाज का पता ही नहीं है भाई जनाब के। मूड डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली, मूड का मसला आ रहा है बेसिकली, आपके मिजाज में बिगाड़ आ रहा है। और मूड डिसऑर्डर्स की इकसाम में एक बाइपोलर है, दूसरा डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। मेरा एहसास ये है कि इस तरह के सब मामलात में भी 2-3 चीज़ें इंसान की बड़ी मदद करती हैं। वो अगर उनको मलहूज़ रखे तो ऐसे नशे व फराज में अपने आप को संभाल सकता है। एक तो ज़िंदगी को ज़िंदगी की हकीकतों के साथ लेना। जब हम रोमानवियत का तरीका इख्तियार कर लेते हैं, ज़िंदगी क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, उनके बारे में ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं जो कभी पूरे होते हैं और कभी पूरे नहीं होते, तो इससे बड़ी ख़राबी वाक़ई हो जाती है। मेनिया एक तेज़ी वाली कैफियत का नाम है, जिसमें एक बंदा जो है बड़ी तेज़ी में आ जाता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े मंसूबे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप हो जाना, यानी कि डिप्रेशन के एक अपोजिट फेस है। इसमें हर चीज़ बढ़ जाती है, ओवर एनर्जेटिक हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है, कि उसमें ये बंदा जो है उसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी हो जाता है। वो समझता है कि उसमें अल्लाह ने कोई ख़ास पावर या ताकत दी है जिससे वो बड़े बड़े ज़िंदगी में काम कर सकता है। इस कैफियत को, जो मूडिलेशन है, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं, आप नए नए इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मेनिया। एक कंडीशन होती है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में ये होता है कि हालांकि वो बंदा थोड़ा सा ओवर एनर्जेटिक है, ओवर कॉन्फिडेंट है, जो कि पहले नहीं था, अब तेज़ी में आ गया है, लेकिन उसकी तेज़ी इतनी नहीं है कि उसके ज़िंदगी के कामकाज मुतासिर होने लगे या डिस्टर्बेंस होने लगे उसकी ज़िंदगी में, बल्कि घर वाले भी समझते हैं कि यार ये तो बड़ा काम वाला हो गया है। ऑफिस में भी बॉस बड़ा खुश होता है कि यार ये ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस हो गई है, बड़ा एनर्जेटिक हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। अपने जिस्म में आप ऐसी ताकत महसूस करते हैं कि आप दुनिया फतह कर सकते हैं। आपका मिजाज इतना अच्छा लगता है कि आप कोई सर पे प्लेट तोड़ के चला जाए और आपको गुस्सा नहीं आएगा, अरे कोई बात नहीं, चलो। मैनिक फेज कहते हैं। उसी की एक सटल वर्जन, उसी का एक सबलिमिनल वर्जन हाइपोमेनिया कहलाता है। लेकिन हाइपोमेनिया में उस हद तक बिगाड़ नहीं होता, प्रॉब्लमैटिक नहीं हुए होते आप अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। एक मैनिक इंडिविजुअल बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अब अगर किसी को 24 घंटे जागते हुए हो गए हैं और अब उसे सोने की ज़रूरत अभी भी नहीं महसूस हो रही, उसे लग रहा है अरे अभी भी एक शॉट अभी भी हो जाएगा और अभी भी कर लेते हैं, एक टेक और ले लेते हैं, आधे घंटे की शूटिंग और चल जाएगी। कैसे नहीं नींद आ रही सर आपको, क्यों नहीं सो रहे आप? ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, बल्कि बताओ कल के लिए क्या लाइंड अप है। प्रॉबेबली ये प्रोडक्टिविटी आपको तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप अपनी बॉडी के लिए कितना एग्जॉशन जनरेट कर रहे हैं। आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल एग्जॉशन ले सकती है ना, तो वहाँ पर जब मामला आके सस्पेंड होना शुरू, और फिर सिर्फ आपका काम नहीं है, आपकी एक फैमिली लाइफ भी है, आपने उसे भी टाइम देना है, अपने बाकी मामलात को भी देखना है। वो जो एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट आपकी इन अलामात की वजह से, इस मूड रिलेशन से, इस हाइपर एक्टिविटी से, और फिर उसमें एट टाइम शामिल हो जाती है डिसइनहिबिशन। आपको पता नहीं चलता आपने कहाँ बंद बांधना है अपने जज्बात में। इसी तरह से जब मिजाज में गिरावट आना शुरू होती है, बाइपोलर का दूसरा पोल आता है, तो डिप्रेशन में जाता है मरीज़। तो जो चीज़ें जेन्युइनली मुझे इंटरेस्ट करती थी, स्केचिंग मुझे इंटरेस्ट करती है, कलम उठाने का दिल नहीं करेगा मेरा। और इसमें नींद भी ख़राब हो जाती है, इसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, पेसिमिस्टिक थाट्स और सुइसिडल थाट्स, खुदकुशी के ख्यालात। और अगर ये कैफियत 2 या 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। हाथ और जिस्म इतना बोझल लगेगा जैसे मनोवजनी है। लेडन पैरालिसिस टर्म इस्तेमाल होती है ना बहुत कॉमनली डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए, जैसे लेडन लेड से निकला है। लेड यानी धात जो होती है, जिसके तांबा जिससे पाइप्स वगैरह बनते हैं, वज़न उसका बहुत है। तो जब मरीज़ आके हमसे ये कहता है कि मुझे अपना एक एक कदम मनोवजनी लगता है, वो एक्चुअली वो चीज़ फील करता है।
जिस्म में से एनर्जी इतनी ड्रेन्ड फील करता है। कहाँ वो फील कर रहा था कि मैं दुनिया फ़तह कर लूँगा इतनी एनर्जी, और कहाँ वो ये फील करता है कि बिस्तर से निकल नहीं सकूँगा, जो चादर मेरे ऊपर है हल्की सी कॉटन की, ये उठाई नहीं जाएगी मुझसे, इतनी ड्रेन्ड एनर्जी। मेरा कोई चाह नहीं है मुझे दिन शुरू करने की, अपने कोई कुछ है ही नहीं रखा इस दिन में करने को। टाइम टू टाइम, यूजुअली ड्यू टू सम डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो उसमें हम उसे, जब वो बंदा स्ट्रेस में हो और उसकी वजह से उसमें उदासी, मायूसी, परेशानी वाली कैफियत हो, रोना धोना, और उसके इंटरेस्ट में कमी हो जाए, उसके शौक़ दिलचस्पी में कमी हो जाए, और सारा दिन एक ग्लूमी स्टेट रहे, और ये कैफियत 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा अरसे के लिए रहे, तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें ये भी है कि कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी जो है इतनी डिप्रेसिव फेज में चला जाता है कि खुदकुशी भी कर सकता है। मिजाज इतना गिरा हुआ है कि आप मुझे मेरी मनपसंद चीज़ लाके मेरे सामने रख दें, खाने का शौक़ ही नहीं होगा, भूख ही मरी हुई है। ये तमाम वो डिप्रेशन के फ़ेज़ की कैफियत हैं जो कि इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है। बैठे बैठे रोने का दिल चाहेगा, और इसी डिप्रेशन में, जैसे मेनिया में मैंने आपको बताया साइकोसिस अमालगमेट हो सकता है, इसी तरह डिप्रेशन में साइकोसिस अमालगमेट हो सकता है। ऐसा बिलीव जो कि कोई रैशनैलिटी नहीं हो, जिसका प्रूव नहीं हो, और वो कहे कि भाई ये बात कंफर्म है। एक डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी, in which the one person thinks that his or her partner is going to be unfaithful, या he or she is involved with someone else, कि भाई वो किसी और से मिली हुई है या किसी और के साथ उसका ताल्लुक़ है, या हस्बैंड वाइफ पे शक करे या वाइफ हस्बैंड पे करे, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसे डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी कहते हैं। हालांकि होती नहीं है वो बात, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि ये शायद इस तरह की हरकतें कर रहा है या कर रही है, तो ये डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी है। अपनी बीवियों पर शक करते हैं, और वो किसी से बात कर रही होती है तो फिर वो समझते हैं कि इनके उनसे सलाम दुआ है, तो तलाक दे देते हैं। डिल्यूजन कहते हैं कि फर्म फॉल्स बिलीव विच कैन नॉट बी शेकन विद आर्गूमेंट्स एंड विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू द एविडेंस। एक ऐसा मफरूज़ा या एक ऐसा यकीन जिसको, यानी कि आप उस बंदे को जितना भी समझाएं, वो जितने भी सबूत दें, वो उस चीज़ को ना माने। बीवी के लिए यकीनन मुश्किल होगा अगर उसका शौहर उसको शक करने लगे, लेकिन अगर वो ये समझती है कि ये जो शक है ये इसकी बीमारी की अलामत में से शामिल है, ये वो उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, ये बीमारी की अलामत है। डिल्यूजन इस हद तक निहिलिज्म होता है इंसान को ख़ात्मे और ख़त्म होने और दुनिया के ख़त्म हो जाने का इतना कॉन्सेप्ट उसके जहन में पुख्ता होना शुरू हो जाता है कि उसको यकीन होता है कि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें, मेरे ऑर्गन्स हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो गए हैं, मैं अब जो है मौत की डगर पे खड़ा हूँ। कोटार्ड सिंड्रोम एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि इसमें बहुत कॉमनली देखने में आती है। इंसान को ये यकीन होता है कि मैं लाश हूँ, एक्चुअली चलती फिरती, चल फिर रहा हूँ लेकिन मर चुका हूँ मैं, बस ये आपको नज़र आ रहा है, मेरी तो मौत वाक़ई हो चुकी है। ये डिल्यूजन उसको यकीन पुख्ता हद तक होगा। इंडिविजुअल्स हैव बीन फाउंड डिगिंग ग्रेव्स, कब्रिस्तानों में अपनी, कि क्या कर रहे हैं सर, मैं लेटने जा रहा हूँ, मर चुका हूँ ना, मैं अपने आप को दफना रहा हूँ। ये यकीन होता है, कोटार्ड सिंड्रोम कहलाता है। खैर हम उस पर चले गए, बट डिप्रेशन के फेज़ में साइकोसिस इतना सिवियर हो सकता है, और फिर डिप्रेशन के फेज़ में सुसाइड की तरफ भी हम जा सकते हैं। जो रेड फ्लैग्स जिन्हें हमें ख्याल रखना होता है वो यही होते हैं। बाइपोलर में अगर ये अलामात मेनिया वाली 7 दिन या उससे ज़्यादा लास्ट करें, या 7 दिन से कम हो लेकिन इतनी शदीद हो कि हॉस्पिटल लाना पड़े, तो मेनिया डायग्नोस किया जा सकता है। सटल वर्जन हो तो हाइपोमेनिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे बहुत से सीनियर्स हमें बताते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स आपको नज़र आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स करते हैं, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करते हैं, इतनी ऐसी टास्क कर गुजरते हैं जो हमें और आप सोच नहीं सकते, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी दैट देयर हाइपोमैनिक।
जो कुरान में इसके ऊपर इशारा दिया गया है कि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, उसकी एक रूह भी है, उसके एक जहनी मसाइल भी हैं, उसकी रूहानी मसाइल भी है, उसके जज्बात के मसाइल भी हैं। और इस मसाइल को सामने रखते हुए हमें देखते हैं कि काफ़ी ऐसी तहकीक हुई है जो हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे करिकुलम से ये मॉरल एजुकेशन को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अलग कर दिया गया। हमारी तालीम जो हमारी 19th सेंचुरी में डेवलप हुई, स्कूल करिकुलम जो डेवलप हुआ, वो सिर्फ एक फैक्ट्री वर्कर को बनाने के लिए हुआ, वो एक जॉब के लिए एक वर्कर बनाने के लिए हुआ। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहनी नशोनुमा की तरफ या कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं किया, जो कि असल इस्लामी रूह थी जो पहले होती थी। तो उसकी वजह से हमें आज की जनरेशन में इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज वो इस बारे में पढ़ते नहीं है। लेकिन हमारे पास बेतहाशा किताबें हैं। जब मैं खुद ज़ाती तौर पर जब दीन का इल्म हासिल शुरू किया तो हमें देखा कि वाकई में इसके बारे में कई बेतहाशा तहकीक मौजूद है, किताबें मौजूद हैं। असलन तो आपको हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखना है, आपको इल्म व अक़ल की रोशनी में कोई इलाज मुआलजा करना है, आपको किसी माहिर के पास जाना है और उससे मशवरा करना है। इट कैन बी ट्रीटेड ईजीली, मेडिसिन्स हैं और साइकोथेरापी की अगर ज़रूरत है तो साइकोथेरापी भी हो सकती है। कोई भी इंसान के लिए आसान चीज़ नहीं है कि वो अपने लिए कोई, जैसे कैंसर को एक्सेप्ट करते हुए हमें कितनी तकलीफ़ होती है अगर किसी को हो जाए, इसी तरह साइकियाट्रिक इलनेसेस को भी एक्सेप्टेंस में उतना ही वक्त लगता है जैसे कि किसी आम बाकी बीमारी में किसी भी फ़र्द को लग सकता है। सारे पाकिस्तान में 500 साइकियाट्रिस्ट हैं। हर 40 लाख बच्चे के लिए एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है। ये एस्टीमेट किया गया है कि 2030 में इट्स गोइंग टू बी द सेकंड मोस्ट कॉमन मेडिकल इलनेस, जो डिप्रेशन का कहा गया है। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एडिक्टिव डिसऑर्डर, किसी न किसी तरह की एडिक्शन का शिकार है। बहुत से ऐसे लोग या औरतें मर्द हैं जिनकी शादियां नहीं होती है, जिनके बच्चों का इंतकाल हो जाता है या बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो ओल्ड हाउसेस की ज़रूरत है। हम तो इसमें ये कहते हैं कि नो वन इज़ इम्यून टू साइकेट्रिक प्रॉब्लम। जिस तरह किसी भी इंसान को ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कोई अर्जा मेडिकल इशू हो सकता है, तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तालीम की कमी जो है वो भी इन चीज़ों को वो करती है कि भाई ये जो साइकेट्रिक इश्यूज़ एक्चुअली ये नहीं है, ये जिन भूत और बुरी नज़र का या साया, इस तरह की चीज़ें। और हमारा माशरती निज़ाम भी इस तरह का है कि जिसमें हम पहले से ही हमारे एक माइंड में ये मिथ्स बने हुए हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं। तो दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इसको स्टिग्माटाइज़ करने से। जो जहनी मसाइल के मुतालिक हमें पहली सोसाइटीज़ में भी इस बारे में जवाबात मिलते हैं। अगर आप ग्रीक सोसाइटी देखिए, सोक्रेटिस के मामले में देखिए, एरिस्टोटल के तालीमात में देखिए, तो हमें इसकी तालीमात मिलती हैं, जहाँ से हमने फ़िलासफ़ी या इन सब चीज़ों के बारे में, इंसान की जो नफ्सियात है इसके मुतालिक जो हमें तालीमात मिलती हैं। मैं जुफले स्कूल में पढ़ता था, ब्रिटिश इंडिया के वक्त की स्कूल है, जो डियाब्रू वाज अ प्रिंसिपल। तो उसकी जो बहन थी वो मेंटली सिक थी। लफ्ज़ उस ज़माने में कहते थे यार पागल है। फिल्में बनती थी, उसमें भी पागल का लफ्ज़, ड्रामे बनते थे। अभी तो ये मेंटल इलनेस है, हम समझते हैं जिस तरह फ्लू और ज़ुकाम और बुखार होता है इसी तरह ये हो जाता है और इलाज कराने से इंसान ठीक हो जाता है। बट टैबू अपनी जगह पर तो है। इसके ऊपर जो सही तरीके से जो तहकीक हुई है वो मुसलमान सिविलाइजेशन में हुई है। और इसकी वजह क्या है कि वेस्टर्न सोसाइटी में इसको पहले एक शैतानी मर्ज समझा जाता था कि अगर कोई जहनी मसाइल से गुजर रहा है तो ये किसी डीमन या शैतान का काम है। कुरान में चूँकि इसको जिक्र किया गया है तो इसीलिए आपके पास, जैसे मैंने पहले भी नाम लिए थे, इब्न सीना है, इब्न क़य्यिम है, जो कुरान में इसके ऊपर इशारा दिया गया है कि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, उसकी एक रूह भी है, उसके एक जहनी मसाइल भी हैं, उसकी रूहानी मसाइल भी है, उसके जज्बात के मसाइल भी हैं। बहुत से जो है फ़िलासफ़र आए। पहले तो साइकेट्री, साइकोलॉजी को एक फ़िलासफ़ी के तौर पे समझा जाता था कि भाई ये लोगों में इस चीज़ की पहचान नहीं थी कि मेडिकल इश्यूज़ के अलावा कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। वो समझते थे कि शायद ये ड्रामेबाजी या ये थोड़े से इस तरह के ये लोग अपने ऊपर तारी करते हैं अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च की, जैसे कि बाबाए साइकेट्री या साइकोलॉजी फ्राइड को कंसीडर किया जाता है। फ्राइड ने बहुत सारी बुक्स लिखी और उन्होंने बहुत सारे जो है साइकेट्रिक इश्यूज़ के बारे में बताया। दूसरे पियाजे ने स्टडी की बच्चों पे, उनके कोग्निटिव फंक्शंस पे, उनके फ़हम पे। इसी तरीके से एरिक्सन ने
जो है बड़ा काम किया है। उन्होंने भी ज़िंदगी को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है कि इस स्टेज पे ये चीज़ें होती हैं, इस स्टेज पे ये चीज़ें अगर पूरी ना हो तो फिर आगे इंसान ज़िंदगी के किसी मोड़ पे परेशान हो सकता है। साइंटिफिक तो ये है कि भाई दिमाग में केमिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। बहुत सी रीज़न्स हैं, गुर्बत भी है, जेनेटिकली फैमिलीज़ में भी होता है कि फैमिली में ये दिमागी अमराज हैं। बहुत से लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मामला जो है दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स में खलल की वजह से होते हैं। तो और लेकिन लोग जो है एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा उनके पास उस तरीके से रिसोर्सेज नहीं है कि जैसे कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए या मिले। कराची में तो आप फील नहीं करेंगे या शहरों में आप फील नहीं करेंगे, मगर मसलन आप थर में चले जाएं तो एक तरफ लोग 18वीं सदी में या 17वीं सदी में हैं। तो ये सब चीज़ें और जिस तरह कोविड भी आ गया या सारी इंटरनेशनली रिसेशंस हैं, ज़ाहिर है अवेयरनेस कम है, रिसोर्सेज कम है, लोगों के पास वो उस तरीके से इंफॉर्मेशन भी नहीं है और पहुंचना साइकेट्रिस्ट तक वो मुश्किल है। तो इस वजह से भी मामला ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हम माशरे के तौर पे इंटॉलरेंट हो गए हैं, और दूसरा बड़ा मसला हमारा ये है कि हमें अपना आप समझ नहीं आया है, लेकिन सामने वाले को डिकोड करने के लिए हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। मुझे पता है कि मेरे सामने जो साहब बैठे हुए हैं उनके जहन में क्या चल रहा है। इस वाली फीलिंग को जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं समझ पाते, अपना आप समझ लें उतना काफ़ी होगा। मजमूई तौर पर भी, एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए नेशन भी, हम अपने गिरबान में झांक लें, अगले को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल ले आएँ, तो हम बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करने में कामयाब हो सकेंगे, मुझे उम्मीद है। वेस्ट में तो इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया कि हमने मखसूस तौर पर मेंटल इलनेस के ऊपर बात करना शुरू की है कि हर दीन का इल्म रखने वाला ज़रूरी नहीं कि वो इस नफ्स या नफ्सियाती मामलात के ऊपर भी उबूर रखता हो, क्योंकि अगर आप जो दीन या मुफ्ती के इल्म का जो पूरा करिकुलम होता है उसके अंदर देखिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता। तो अक्सर और बेशतर अगर आप किसी गलत बंदे को किसी ऐसे बंदे के पास भेज देंगे जो उसका मसला कुछ और होगा, उसको डायग्नोज नहीं किया जाएगा, तो वो उसको ज़्यादा ये कहेगा कि कुरान पढ़ो। एडिक्शन भी आजकल हमारे माशरे में एक बड़ा हॉट टॉपिक है। ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है, जवान नस्ल, वो एडिक्शन में बड़े बुरे तरीके से फंस रही है। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने पाकिस्तान में सर्वे किया था 2013 में, उसमें ये था कि तकरीबन 7 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्राम एडिक्टिव डिसऑर्डर, किसी न किसी तरह की एडिक्शन का शिकार है। मैं गया हूँ उसमें वुमेन और बच्चों की जेल में। गवर्नमेंट की तरफ से एक साइकेट्रिस्ट हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जाता है मरीजों को देखने के लिए। दवाइयाँ भी गवर्नमेंट वहीं जेल में देती है। अब नशा जेल में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और जेल में इंसान डिप्रेस भी हो जाता है, ज़हनी इमराज भी हो सकते हैं। तो नेचुरली जेल इटसेल्फ इज़ एक भयानक तस्वर है जहाँ इंसान बड़ी मुश्किलों से गुजरता है। मेंटल इलनेस तो होती है उसमें। पाकिस्तान की तकरीबन 30 से 33% आबादी वो डिप्रेशन का शिकार है। थोड़ा बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन हम सबको होता है, यानी कि फॉर टाइम बीइंग हम भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जब गुजरते हैं तो हम सबको थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती हैं। लेकिन बीमारी के ज़ुमरे में तब आते हैं कि जब हमारे परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, हमारी सोशलाइजेशन ख़राब हो जाए, हमारी जॉब प्लेस पे इश्यूज़ होना शुरू हो जाए, तो वो भी अगर हम देखें वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में आता है। पाकिस्तान की एवरेज एज जो है मर्दों की 67 है और औरतों की 70 है। ये सहूलतें मेडिसिन, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पाकिस्तान में 6% या 4% 65 प्लस के लोग हैं। तो उसमें देखें ना, अब फैमिली इश्यूज बढ़ गए हैं, शादियां हो जाती है, फिर न्यूक्लियस टूट रहा है, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो रहा है। हम असल में ज़हनी दबाव का शिकार तब होते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें शुमार कर लेते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो मैं लोगों को ये बात बोलूँगा, सबसे पहले ये है कि देखिए अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर करें। इस बात का यकीन रखें कि दुनिया वक्ती है, दुनिया में मौत से बढ़कर आपके लिए कोई ऐसी बुराई नहीं है जो आ सकती है। जब तक आपके अंदर जान है, जब तक आपके अंदर सांस मौजूद है, आप
बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और आपके हालात को अल्लाह ताला बदलने वाला है। हम लोग सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डो यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और ईदी फाउंडेशन, तो हम सब मिलकर एक रिसर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पीपल के लिए लेजिस्लेशन तो पास हो गई मगर लॉज नहीं बने हैं। तो हम 10,000 लोगों पर ये रिसर्च हम होमवर्क कर रहे हैं 2-4 महीनों से। तो इश्यूज हैं, ओल्ड हाउसेस की ज़रूरत है। अगेन सभी कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे कायम है ज़रूर, लेकिन चलती अमल पे है दुनिया। चलाने के लिए साथ में अमल में भी तब्दीली लानी होगी ना। उम्मीद से सिर्फ एक इंक्लिनेशन मिलेगा कि हाँ चलो मैं आगे बढ़ूँ, जब तक मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगी, उम्मीद लेके वहीं उसी पॉइंट पे खड़ी रहूँगी, तो मैं और जो नाउमीद शख्स नहीं आगे बढ़ रहा, वो उसमें फ़र्क कोई भी नहीं। जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उसके पीछे 3-4 अवामिल हैं। एक तो यह है कि जेनेटिकल वल्नरेबिलिटी, मींस के वरासती तौर पे कुछ जीन्स हैं जो कि जिस तरह मेडिकल इश्यूज़, शुगर, ब्लड प्रेशर किसी इंसान को हो सकता है, तो इसी तरीके से साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी किसी भी इंसान को ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पे हो सकता है। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है, एक्ट लेकर आई है, थ्रू पार्लियामेंट अदारा बनाया है, काम हम सब कर रहे हैं, मगर अभी बहुत कामों की सख्त ज़रूरत है। हमारे एक्ट में साइकोलॉजिस्टों का जिक्र नहीं है, साइकेट्रिस्ट का जिक्र है। हमने लिख कर भेजा है कि भाई एक्ट में तरमीम करो इस हवाले से। जहाँ तक साइकोलॉजिकली और सोशली चीज़ें हैं तो उसमें सादा ज़िंदगी, वाक, एक्सरसाइज, नींद का ख्याल रखना, फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, जंक फूड का कम इस्तेमाल, ये देखा गया है कि आपकी सेहत को बेहतर रखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। एक ही टाइम पे अगर आप बहुत सारे काम अपने जहन पे सवार कर लेंगे तो आप ज़रूर परेशानी का शिकार होंगे। तो कामों को डिवाइड करें, अपने टाइम को डिवाइड करें। दूसरा है असर्टिवनेस, कि असर्टिवनेस से मुराद ये है कि काम अपने ज़िम्मे उतने लें जो आप इजीली कर सकें। कभी कभार हम मुरवत में बहुत सारे लोगों के साथ कमिटमेंट्स कर बैठते हैं तो और फिर बाद में उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते या बहुत स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो कमिटमेंट्स इतनी करें जितनी आप इजीली कर सकते हैं।